नमस्कार, डिबेट के नंबर 1 शो ताल ठोक के में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। नेपाल जल रहा है, तस्वीरें आप जी न्यूज पर लगातार देख रहे हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री का इस्तीफा भी हो चुका है और वो भाग भी चुके हैं। नेपाल में 24 घंटे के अंदर तख्ता पलट हो चुका है। क्या यह आंदोलन महज सोशल मीडिया की बहाली की मांग पर था या फिर इस आंदोलन के पीछे कोई और साजिश है? ऐसा सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने अपना इस्तीफा दिया तो फौरन मांग हो गई कि उनकी गिरफ्तारी की जाए। वहीं जब सोशल मीडिया को बहाल कर दिया गया था तब इतनी भयानक हिंसा की वजह क्या है? राष्ट्रपति का घर हो, प्रधानमंत्री का घर हो, केपी शर्मा ओली के तमाम सहयोगियों का आवास हो, जेनजी विद्रोहियों के निशाने पर हैं ये सारे घर। और हिंसा की आग कहां जाकर थमेगी, अभी ये भी कोई बताने को तैयार नहीं। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि भारत के 4 पड़ोसी देशों में 4 साल के भीतर तख्ता पलट हो चुका है, जिनमें अफगानिस्तान, श्रीलंका, उसके बाद बांग्लादेश और अब नेपाल। नेपाल में क्रांति के नाम पर हुए उपद्रव के पीछे क्या कारण है, इन तमाम मुद्दों पर हम पूछेंगे सवाल जानकारों से। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिपोर्ट देख लेते हैं। हमारा देश स्वतंत्र होना चाहिए या बहुत करप्शन हो रहा है। हमारा मांग है स्टॉप करप्शन। सब जनता को लूट के रखा है इन लोगों ने। चोर नेता सबको किसी भी हालत में नहीं छोड़ेंगे, ये भ्रष्टाचारी को यहाँ से भगा कर छोड़ेंगे। ओली नहीं है, यहाँ का स्टोरेज हुआ सामान है। जेनजी का पावर ओली ने नहीं समझा है। जेनजी पावर हुए और जेनजी पावर। नेपाल सरकार सारा भ्रष्टाचारी है। नेपाल सरकार सिर्फ क्रिमिनल्स को पालता है, क्रिमिनल्स सबको मोबिलाइज करता है। नेपाल का जो ये जेनजी जो हमारे ये न्यू जनरेशन है ना, सहन नहीं करता है क्या, और सहन नहीं कर सका तो इसके बाद ये हम लोग ने क्या डिसाइड किया कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट में हम लोग आवाज़ उठाएंगे। आइए मैं गेस्ट का इंट्रोडक्शन दे देता हूं और उसके बाद इस डिबेट की शुरुआत करते हैं। आज इस मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ सुशील सिंघल जी होंगे, जो कि पूर्व राजनयिक हैं। यहाँ स्टूडियो में मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल सिंह मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार अरविंद मोहन मौजूद हैं। इसके अलावा पूर्व राजनयिक जे.के. त्रिपाठी जी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे साथ आज राजनीतिक विश्लेषक शंभू शाह भी जुड़ेंगे। इसके अलावा खेमनाथ आचार्य, जो कि नेपाल जनता पार्टी के नेता हैं, वो भी हमारे साथ आज डिबेट का हिस्सा होंगे। और नेपाल से पूर्व मंत्री अनिल झा भी हमारे साथ आज इस डिबेट में जुड़ चुके हैं। और आइए अब डिबेट में आते हैं और डिबेट शुरू करते हैं। सबसे पहले नेपाल से हमारे साथ पूर्व मंत्री अनिल झा हैं, मैं उन्हीं का रुख करूंगा। नेपाल की राजनीति को आप बहुत बेहतर समझते हैं, आप मंत्री भी रह चुके हैं। अनिल झा साहब, मुझे ये मामला सिर्फ सोशल मीडिया पर बैन का लगता नहीं, क्योंकि सोशल मीडिया की बहाली के बाद भी जिस तरीके से वहां पर आगजनी हो रही है, जिस स्तर पर वहां पर हिंसा हो रही है, ये मामला कुछ और लगता है। क्या मामला है ये? बहुत दिनों से ये चल रहा था कि जो अभी हो रहा है कल से इस तरह का कुछ किया जाए, और उसी का मुझे लगता है कि एक केपी ओली जी ने परिस्थिति को ठीक से भांपा नहीं और उन्होंने बैन कर दिया सोशल मीडिया पर। तो एक प्रकार से उसके लिए एक बहाना हो गया और वो भी इसमें जुड़ गया। तो उस मौके का अनिल झा जी, बहाना तो ये समझ में आ गया, निशाना क्या था? निशाना तो जो था वो सब आप देख ही रहे हैं कि मतलब किस तरह से आपने ही बताया ना अभी अपने भूमिका में कि जबकि सोशल मीडिया भी फिर से खोल दिया गया और प्रधानमंत्री रिजाइन तक कर दिए, तो अब जो कुछ भी घटनाक्रम आगे बढ़ रहा है ये जो है किसी देश को, किसी समाज को अराजकता की ओर ले जाता है। तो ये अराजक स्थिति से आखिर किसी को फायदा नहीं होगा। जो कुछ भी आप चलते हुए दिखा रहे हैं, इससे तो क्या होगा कि और भी क्षति तो देश को ही होगा ना, समग्र में तो कहीं न कहीं वो इंश्योर्ड होगा, कहीं न कहीं वो कल क्षतिपूर्ति देना पड़ेगा चीजों को। जो है जब आपका कोई डिमांड पूरा हो जाता है या पूरा होने की ओर है, तो आंदोलनकारी साथियों को भी संयमित होना चाहिए। तो हम लोग कुछ भी मतलब ये कह रहे हैं कि मतलब कल ही से कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री को इस पर सोचना चाहिए। आज सुबह से हम लोग कह रहे हैं कि रिजाइन करना चाहिए। आपके ही चैनल पे सुबह सुबह जो मैं पहली बार बोला तब भी मैंने कहा कि प्रधानमंत्री को राजीनामा कर देना चाहिए।
तो उन्होंने कर भी दिया। तो अब मान लीजिए कि जब देश का प्रधानमंत्री जो कार्यकारी प्रमुख है उन्होंने ही रिजाइन कर दिया, तो अब तो चीजों को नॉर्मल करने की ओर ले जाना चाहिए। लेकिन उधर नहीं जाकर के इसको और भी अराजकता की ओर ले जाने के लिए कौन तत्व तो इसमें है। ऑल्दो होता है, किसी चीज का भी कूलिंग पीरियड होता है कि मान लीजिए नॉर्मल होने में टाइम लग सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन उस ओर तो काम होना चाहिए। तो नेता तो सहित का आंदोलन और नेता बिना का आंदोलन में ये सब समस्या हो जाता रहता है। तो हो सकता है कि उसका कोई नेतृत्व नहीं है या है भी तो दिखाई सामने नहीं दे रहा है, तो इसलिए ऐसा हो रहा हो। इस पर मैं तो आपके टेलीविजन के माध्यम से सभी को यही आग्रह करूंगा कि जब उनका जो डिमांड था वही नहीं, उसे बहुत आगे तक का विषय जब संबोधन हो गया है तो सभी को धैर्य से, सभी को संयम से काम लेना चाहिए। आखिर जो कोई भी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, राष्ट्रपति बनेंगे, एक न एक तो होंगे, तो उनको जो है इस चीज को आखिर कल के दिन में तो मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक है, चीजों को जो मैं समझ गया। अनिल झा, मैं आपके पास लौटूंगा, बने रहिएगा हमारे साथ। सुशील सिंघल हमारे साथ फॉर्मर डिप्लोमेट हैं। सुशील सिंघल साहब, अब सवाल ये कि भूमिका में हमने ये भी बताया था कि किस तरीके से हमारे पड़ोसियों के यहाँ अराजकता फैली हुई। अफगानिस्तान से शुरू हुआ ये सिलसिला, श्रीलंका पहुंचा, उसके बाद बांग्लादेश आया, पाकिस्तान में क्या हालात हैं हमने देख लिया, और अब नेपाल। अब ये नेपाल में सुशील सर जो देखने को मिल रहा है ये आयोजित ही नहीं, प्रायोजित भी लग रहा है। इस वक्त एक्चुअली ये कहना बड़ा मुश्किल है मेरे विचार से, लेकिन जिस तरीके से ये फैला है, इतनी तेजी के साथ में जो घटनाक्रम बदला हुआ है, उससे लग रहा है कि ये कुछ पहले से सोच विचार चल रहा था। क्योंकि जो इंटेंसिटी है इसकी, वो मुझे नहीं लग रहा कि कोई बिना लीडरशिप के इतना कुछ हो सकता है। तो कोई ना कोई लीडरशिप तो है, जरूर इसमें है, लेकिन समस्याएं वहां पर इतनी ज्यादा खड़ी हो गई हैं, जैसा कि अभी पूर्व गृह मंत्री कह रहे हैं कि पूरी पॉलिटिकल क्लास के अगेंस्ट ये जेन जी जो है पूरी तरह से पॉलिटिकल क्लास के अगेंस्ट हो गई है। और जो उनका उद्देश्य था एक तरीके का कि जो बैन है वो हटा दिया जाए, और इवन प्राइम मिनिस्टर के रेजिग्नेशन की इन्होंने डिमांड की थी, वो भी उनकी पूरी हो गई, लेकिन इसके बावजूद उनका गुस्सा नहीं ठंडा हो रहा है। तो इसमें लग रहा है कि इसके जो बहुत कारण थे, मूलभूत उसमें जो कारण हैं, वो अभी एड्रेस नहीं हो रहे हैं, और वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं कि वो चाह क्या रहे हैं, क्योंकि शायद लीडरशिप का अभाव हो। तो इसको मेरे ख्याल से अभी जो है इसको एक परिप्रेक्ष्य देना पड़ेगा। और जैसा कि पूर्व मंत्री जी ने कहा कि अल्टीमेटली सॉल्यूशन तो बातचीत के जरिए से ही निकलेगा, लेकिन जो आक्रोश है वो इतना इकट्ठा हो गया है कि वो बहुत ही भयंकर तरीके से निकल रहा है। और ओली सरकार ने भी उसमें आग में घी डाला, क्योंकि जिस तरह से पुलिस ने रिप्रेस किया उनको, लोगों आंदोलनकारियों को, और उन्होंने बिल्कुल असेसमेंट नहीं कर पाए वो कि क्या इतनी बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। तो इसमें जो है अभी मेरे ख्याल से जो एग्जिस्टिंग सरकार है, पॉलिटिकल लीडरशिप है, उनको एक रोल प्ले करना पड़ेगा और समस्याएं का समाधान उनको ढूंढना पड़ेगा, बातचीत करनी पड़ेगी मेरे विचार से। ठीक है, मैं सुशील सिंघल जी लौटूंगा आपके पास। खिमनाथ आचार्य हमारे साथ सीनियर लीडर हैं नेपाल जनता पार्टी के, वो जुड़ गए हैं। खिमनाथ आचार्य जी, आकलन ये है कि ओली सरकार ये ठीक से जज नहीं कर पाई कि स्थिति इतनी खराब हो सकती है। इसकी वजह क्या रही? भाई सरकार है और लंबे समय से सरकार है, वहां के हालात जो हैं, आपने अगर सोशल मीडिया को बैन किया उसके बाद अगर इसके विरोध में आवाजें उठ रही थी तो फिर आपको इसका संज्ञान लेना चाहिए था। क्या वजह आपको लगती है कि आंदोलन इतना हिंसक और उग्र हो गया है? वास्तव में ओली सरकार, ओली जी का कैरेक्टर कैसा है कि वो अपने सिवा दूसरे को विद्वान ठानते नहीं थे। आप खुद को विद्वान ठानते थे और सबको मूर्ख ठानते थे। एक विषय, बहुत बड़ा विषय ये है। अच्छा, दूसरा विषय क्या है कि एक अभी सोशल मीडिया का जो 26 सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाया, सब एक ही कारण ये नहीं है। इससे बहुत बड़ा कारण ये था कि केपी ओली नहीं, नेपाल के जो लीड कर रहे वाले पॉलिटिकल पार्टी है, वो सारा करप्शन में डूबे हुए पॉलिटिकल पार्टी के लीडर थे। तो नाराजगी पहले से ही युवा में था। दूसरा, कोई डिलीवरी हो ही ना रहा था। तो 30-35 साल से एक ही चेहरा
चाहे प्रचंड जी हो, चाहे शेर बहादुर देउपा जी हो, चाहे केपी ओली जी हो, हम भी 18-20 साल के थे तब भी यही लीडर थे। हम अभी 50 साल पहुंचने वाले हैं, अभी भी यही लीडर है। दूसरा कोई विकल्प आने के लिए नहीं दे रहे थे, वो दूसरा बड़ा फैक्टर था। तो लोकतंत्र के नाम पर ये लूट तंत्र मचा रहे थे। तो जो पब्लिक में आक्रोश था और एक कारण ये है, और कल इन्होंने इतना अंदाज भी नहीं लगाया होगा कि सोचे होंगे कि ये बच्चे लोग है, आएंगे 10-20 हजार आएंगे, उतरेंगे और जाएंगे, ऐसे मजाक में चले होंगे। लेकिन उनके पास रिपोर्ट तो होगी, तो ये उनके ईगो के कारण से ये सारा घटना घटी। नहीं तो कल भी हमने बोला था, ये जो नरसंहार इन्होंने कराया था, हमने बहुत लोगों को बोला, उन लोगों के लीडर को, कि केपी ओली को तत्काल राजीनामा दे और रात भर में नया समीकरण करके नया सर्वपक्षीय सरकार ठीक है बनाए। खेमनाथ जी, लेकिन ओली अब इस्तीफा दे चुके हैं, सोशल मीडिया बहाल हो चुका है, फिर भी हिंसा नहीं रुक रही, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह तो ये है ना, जो कल नरसंहार हुआ, इसका जो आक्रोश था युवा में और जो गार्जियन में, सारा जो घुट कर जो भरा था जो आक्रोश, वो समय लगेगा। लेकिन मुझे लगता है कि अभी जो उनके इस्तीफा के बाद में अभी 2-3 घंटा में सारा परिस्थिति नियंत्रण में आ जाएगा। ठीक है खेमनाथ आचार्य जी, मैं लौटूंगा आपके पास। जेके त्रिपाठी जी, आपका आकलन क्या कहता है? दावा यह किया जा रहा है कि 1-2 घंटे में स्थिति काबू में आ जाएगी। सवाल सिर्फ स्थिति काबू में आने की नहीं है। हमने देखा कि ओली का हेलीकॉप्टर उड़ा है, कहाँ गया है ये नहीं पता, यानी कि कहा जा सकता है कि इस्तीफा देने के बाद नेपाल से वो भाग गए हैं, लेकिन कहाँ भागे हैं नहीं पता। अब स्थिति ये है कि वहाँ जो मेयर हैं उनको प्रधानमंत्री बनाने की बात चल रही है, उनको कमान सौंपने की बात चल रही है। ये किस तरफ जा रहा है नेपाल का राजनीतिक घटनाक्रम? देखिए, अभी अनुराग जी, नेपाल में एक ऐसी स्थिरता है जिसमें कि ये असंगठित भीड़ द्वारा किया जा रहा है काम है। इनका कोई नेता नहीं, न कोई युवा नेता है, न कोई ऐसा है जो कि इनके आक्रोश को चैनलाइज कर सके, एक रास्ता दिखा सके। तो अब ऐसी हालत में अभी तो खैर कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन मुझे लगता है कि जैसे आपको याद होगा श्रीलंका में हुआ था कि कुछ दिन बाद सब शांत हो गया था, शायद ये शांत हो जाए। अब ये बात कही जा सकती है कि भाई काठमांडू के मेयर को कहा जा रहा है, या रवि लमिछाने जो हैं, जो अभी जिनको जेल से निकाल दिया है आंदोलनकारियों ने, वो भी अच्छी साफ सुथरी छवि के नेता माने जाते हैं, उनको बनाया जाए। लेकिन ये अभी कुछ समय लगेगा इसमें। और देखिए, किसी कवि ने बहुत सही कहा है कि हर क्रांति अराजक होती है कुछ अर्थों में, आंधियां कवायद करती हुई नहीं चलती, ऊपर उठने का जो व्रत लिए निकलती हैं, लपटे सीधी रेखा में कभी नहीं जलती। तो थोड़ा बहुत तो एबरेशन होगा। अब यह है कि इसके बाद जब स्थिति थोड़ी हल्की होगी तो किसको बनाया जाएगा, क्योंकि अभी ये जो जिन दोनों नेताओं का नाम मैंने लिया, इसके अलावा तो मुझे और कोई नहीं लगता कि नेपाल में जिसकी छवि इतनी साफ सुथरी हो। कुल मिला के नेपाल में पाकिस्तान की तरह हालत है कि 2 या 3 पार्टियां हैं, एक नेपाली कांग्रेस है, एक कम्युनिस्ट है जिसके 2-3 घड़े हैं, यही आपस में मिलजुल के सरकार बनाते हैं। तो जनता के पास संगठित पॉलिटिकल पार्टी। एक बात तो जो स्थितियां दिखाई पड़ रही हैं वहाँ, ये मान के चलिए कि चाहे वो देशी हो या विदेशी ताकतें हों, वो बारूद इकट्ठा हो रहा था जिसको वहाँ की सरकार ने, जो जनप्रतिनिधि खुद नहीं देख पाए। और जब जिस तरह की हालत नेपाल की थी, बेरोजगारी बिल्कुल चरम पर थी, आज भी है वहाँ पे, उद्योग धंधे कोई उस तरह के हैं नहीं, आप जानते ही हैं नेपाल की हालत जो थी। और जो ओली साहब हैं वो इस तरह की राजनीति कर रहे थे कि जैसे पूरी दुनिया को जो टॉप लीडरशिप है उनमें से एक वो भी आते हैं। होता क्या है कि जब बिल्कुल जनता से कट जाते हैं तब करप्शन इस हद तक वहाँ पर है, जो कि हमारे सब कॉन्टिनेंट में एक करैक्टर है। लेकिन होता क्या है कि सरकारें को एक खबर मिलती रहती है कि किस तरह से जो डिस्कंटेंट है उसको थोड़ा सा किया जाए। अब उसके बाद आप कल्पना कर लीजिए, आज की तारीख में नई पीढ़ी को पता चले कि तुम्हारा सोशल मीडिया पर सारा अकाउंट बंद है। अब सोचिए उसका क्या रिएक्शन होगा।
सरकार नौकरी नहीं दे रही और सोशल मीडिया से कमाई भी मतलब बंद आज हो की गई। तारीख में ये देखिए, आज की तारीख में चाहे हम हिंदुस्तान में देख लीजिए, किसी को भी थोड़ी देर के लिए अगर बंद हो जाता है कोई चीज, तो आप चाहे व्हाट्सएप हो चाहे कोई भी चीजें हो, इंटरनेट डाउन हो जाता है तो दिक्कत क्या है कि ये जो पीढ़ी, पुरानी पीढ़ी है, ये समझ नहीं पा रही है कि ये जो कुछ है अभिव्यक्ति की आज़ादी का को, उसको कंटेंटमेंट को, जो डिसकंटेंट है लोगों के अंदर से एक तरह का वो है, आक्रोश है, उसको बहुत हद तक वो इस पे भी निकालते मतलब ये रहते कह हैं। सकते हैं सोशल मीडिया की ताकत, सोशल तुम मीडिया क्या की जानो ओली बाबू। तरफ आपने उसको बंद कर दिया। और उसके बाद अगर आपको ये होता, कम से कम उनको, ओली साहब को ये सोचना चाहिए था, या उस हाई कोर्ट को या सुप्रीम कोर्ट जो भी उनकी हो, जिसने ये किया। दिक्कत क्या है कि जब आप पीढ़ियों का गैप होता, आप समझ नहीं पाते हैं कि आज की मॉडर्न जनरेशन, चाहे वो नेपाल की हो, चाहे भारत की हो, चाहे बांग्लादेश की, श्रीलंका की हो, वो अभिव्यक्ति की आज़ादी का वो मजा चख चुकी है, जिसमें उसके डिसेंट को अपना वो गाली दे करके चाहे जैसे भी करती है। और उसके बाद आपने कहा उसको सही ठहराने का काम किया, और उसके बाद जो 20 लोग मारे गए हैं, देखिए उसके बाद आप किसी अनुशासन या किसी राष्ट्रहित इस पीढ़ी से कम वो उम्मीद नहीं कर सकते। जैसे ही 20 लोग मार दिए जाएं एक दिन में, 20 छात्र जो है, जो भी हूं, अब आप कल्पना कर लीजिए कि इसका मतलब है कि सरकार बिल्कुल वहां की जमीनी सच्चाई से, यूथ की भावनाओं से बिल्कुल कटी हुई थी, जिसका ये परिणाम है। अब आने वाले समय में कह सकते हैं कि जैसे बांग्लादेश में हुआ, जैसे बाकी जगह हो सकता है, लेकिन मैं फिर कहता हूं कि बारूद होगा तो ही कोई तीली फेंकेगा, बारूद नहीं होगा, अगर पानी है तो कोई कितना भी उसमें आग लगाने की कोशिश करे, सरकार ने बारूद इकट्ठा किया, नहीं, बिल्कुल ये जो बारूद इकट्ठा हो रहा था उसको एक मौका मिल गया। अब उसमें ये तो बाद में पता चलेगा कि कौन सी लाबी है, क्या नहीं है। अभी जैसे वो चाइना गए थे ओली, अब वहाँ पे जो मतलब एक ये भी निकाला जा रहा है कि जिस तरह से आपको बज में दुनिया संवार रहे हैं, कभी घर की खबर नहीं है। तो ये जो चीज़ है, ये अब सिर्फ मैं कह रहा हूँ कि नेपाल का जो घटनाक्रम है वो बहुत सारे मुल्कों आज की तारीख में उन तमाम शासकों के लिए एक बहुत बड़ी है कि आप आज की जो युवा पीढ़ी है उसको 20 साल पहले की युवा पीढ़ी से तुलना मत कीजिए। आज वो सोशली इतनी मतलब जागरूक हो गई है, भले आप उस पर कह सकते हैं, लेकिन उसको सूचनाएं सब कुछ हैं और उसको सूचना की भूख होती है। और सूचना की भूख नेपाल में न तो कोई अखबार है कायदे का, न कोई वो है, वो सोशल मीडिया है। ये इस पर कोई कदम उठाने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। ठीक है, ठीक है अरविंद मोहन जी, अब सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ वहाँ का जनाक्रोश है, क्या ये सिर्फ वहाँ का पॉलिटिकल जो है वो कन्फ्यूजन है जिसकी वजह से ये हुआ, वहाँ का भ्रष्टाचार है, या फिर कुछ जानकारों को मैं सुन रहा था वो इसका कनेक्शन बिहार इलेक्शन से भी जोड़ रहे थे? बिहार इलेक्शन से क्या जुड़ेगा सो तो नहीं दिख रहा है, लेकिन दुनिया के पॉलिटिक्स से जरूर जुड़ रहा है। और ये बहुत अच्छी तरह साबित कर रहा है नेपाल कि छोटा होना आज की दुनिया में अपने आप में एक किस्म का अभिशाप है। और अगर होशियारी से छोटा देश नहीं चलेगा, लोकतांत्रिक मूल्यों को, विचारों को लेके ढंग से नहीं चलेगा, तो उसकी नेपाल ही नहीं, आप आसपास सब जगह देख लीजिए, बांग्लादेश देख लीजिए, अफगानिस्तान देख लीजिए, लंका देख लीजिए, वही दुर्गति होनी है कि अगर एक भी कदम गलत पड़ा। अब मैं मानता हूं कि वो बैन करना अपने आप में भारी बेवकूफ़ी थी, लेकिन उससे ज़्यादा बड़ी बेवकूफ़ी गोली चलवाना था। जिस किसी ने भी गोली चलाने का ऑर्डर दिया होगा और जिसने चलाई होगी गोली, अगर उन बच्चों को मरते देखा होगा, गोली चलाने वाले ने तो देखा ही होगा। मुझे नहीं लगता कि अब कोई शासक आके उसको ऑर्डर देगा कि गोली चलाओ, तो वही जवान फिर गोली चला सकता है, क्योंकि चलाने वाले की नैतिक सत्ता, राजनीतिक सत्ता जीरो हो गई है, वो अपने आँख से देख रहा है। और बच्चों की सत्ता और डेमोक्रेसी की सत्ता और विचारों की आज़ादी की सत्ता ऊपर आई है इस हत्याकांड से। तो इसलिए अगर राजनीति विचारधारा से इस तरह से घालमेल जिस तरह से नेपाल लगातार कर रहा था पिछले काफ़ी समय से,
कांग्रेस से लेके राजशाही के सपोर्टर पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टियां, क्रांतिकारी लोग उसमें भी खास तौर से, उन सब का आचरण नेपाल ने देख लिया है। और सबको ये लगता होगा कि हम कोई बहादुरी कर रहे हैं, जैसे ओली साहब के बारे में अभी कहा जा रहा है कि अपने को सबसे ज्ञानी मानते थे, और अभी चीन वाले परेड में शामिल होकर वो भी ये बता रहे थे कि नया वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है, उसमें हम चीन के साथ होकर कुछ ज़्यादा गोली मार लेंगे, पोजीशन पा लेंगे। उनको समझ आ गया होगा, और समझ आ गया तभी भागते फिर रहे हैं। तो इसलिए इस दुनिया में अब अगर छोटे आप हैं तो आपको बहुत, यूरोप के देशों में बहुत आसानी से आप देख सकते हैं कि कैसे डेमोक्रेसी फंक्शन करती है, कैसे लोग चला। लेकिन हमारे यहाँ के नेताओं को अभी वो अकल नहीं आई है, और आप चीन और अमेरिकी इन्फ्लुएंस बहुत साफ देख सकते हैं नेपाल में। भारत का इन्फ्लुएंस बार बार कह के भारत को अपमानित करने की कोशिश नेपाली नेताओं ने भी की है कि राजशाही के सपोर्टर हैं और इनके हैं, और कोई बयान दे देता है। पिछली दफ़े राजशाही के सपोर्ट में जब आंदोलन हुआ तो योगी जी का पोस्टर वहाँ दिख गया, किसने दिखाया, किसने बनाया, ये अलग, लेकिन सब ले दे के आरोप बार बार भारत पर आ जाता था। अब की दफ़े भारत तो कहीं नहीं है, लेकिन बहुत साफ लग रहा है कि सोशल मीडिया के बैन में भी चीन वर्सेज अमेरिका चला, और चीनी टिकटैक को छोड़ दिया गया, बाकी सबको बैन किया गया। बल्कि इस कॉल देने वाले एनजीओ के बारे में भी माना जाता है कि उसकी अमेरिकी कंपनियों की फंडिंग है। तो इसलिए चिंगारी कौन लगाता है, ये इम्पोर्टेंट। अनिल झा साहब, उड़ानें तो रद्द कर दी गई हैं, लेकिन एक उड़ान हुई थी हेलीकॉप्टर में, ओली साहब को जाते हुए देखा गया था। कहाँ गए हैं, क्या कुछ खबर आ रही है उनके बारे में? नेपाली सेना उसका तो ये दायित्व होता है ना कि मान लिया जाए कोई प्राइम मिनिस्टर है, अभी नया प्राइम मिनिस्टर कोई बने भी नहीं है, और वो आज 2-3 घंटे पहले तक तो प्राइम मिनिस्टर थे ही, तो अब उनको तो कहीं न कहीं सुरक्षित स्थान पर ले जाना पड़ा। तो अब कहाँ लेकर के गए ये पता मुझे भी नहीं है, बहुत लोगों को नहीं है। तो लोग अटकलें लगा रहे हैं कि ओली साहब कहीं चीन तो नहीं चले गए? नहीं, ऐसा तो मुझे लगता है देश के अंदर में ही होंगे, कोई जगह होगा तत्काल। और बाद में चीन या भारत कहीं जाने के लिए तो संबंधित देश का एग्रीमेंट चाहिए ना, एग्रीमेंट चाहिए, मतलब सॉरी उनकी स्वीकृति, सहमति चाहिए, तब तो जाएंगे ना। तो भारत में बिना सहमति के भी जा सकते हैं, क्योंकि नेपाल भारत में कोई वीजा पासपोर्ट। भारत आना होता तो प्रधानमंत्री रहते, एक बार तो आते कम से कम। अब आप लोग जाने नहीं दिए तो क्या करेंगे बेचारे। तो ठीक है। सुशील सिंघल साहब, अब सवाल ये है कि जानकार ये भी मान रहे हैं कि भारत के पड़ोसी देशों में इस वक्त जो अस्थिरता है उसे देखते हुए भारत की क्या स्थिति होनी चाहिए, भारत का क्या रुख होना चाहिए, खासकर अभी नेपाल के प्रति? मेरे विचार से कि भारत को और नेपाल की तरफ हमें देखना पड़ेगा कि ये जो वहाँ स्थिति है वो हमारी तरफ ना आए, क्योंकि लोग जो भारत विरोधी हैं वो कोशिश करेंगे कि भारत की तरफ उंगली उठाई जाए, और इसमें भारत का कोई इन्वॉल्वमेंट है नहीं। तो हमें बड़ी तरीके से इसमें उनको जो, अगर उन्हें के लोगों को कोई सपोर्ट चाहिए समस्या को हल करने के लिए, तो वो हमें देना चाहिए। लेकिन भारत केवल इस वक्त मेरे विचार से कोशिश ये करेगा कि जो वहाँ पर जो झगड़ा चल रहा है उसके जो उस तरह के कोई लोग भारत की तरफ ना आए, सिक्योरिटी को रखा जाए। आई थिंक इससे ज़्यादा भारत अभी मेरे ख्याल से कोई रोल नहीं प्ले करेगा। ठीक है। रामकृपाल जी, क्या ये आग भारत तक आ सकती है, जैसा सुशील सिंघल आशंका जाहिर कर रहे हैं कि ना आए तो अच्छा है? क्योंकि अगर जैसे अरविंद मोहन साहब इसका इंटरनेशनल कनेक्शन जोड़ रहे थे, अमेरिका, चीन, जो भी श्रीलंका में हुआ, जो अफगानिस्तान में हुआ, जो बांग्लादेश में हुआ, वही उसी पैटर्न पर अब नेपाल में भी हम देख रहे हैं हिंसा फैल रही है। तो यहाँ क्या भारत की स्थिति, क्या भारत के की पॉलिटिकल मूवमेंट को कहीं ना कहीं वो बारूद और वो आग और वो चिंगारी लगाने की कोशिश की जा रही है? देखिए अनुराग जी, भारत की अगर सचमुच में स्थिति आप देखें, जो आज की लीडरशिप है वो लीडरशिप ऐसी नहीं है कि वो नई पीढ़ी को, उसके आकांक्षा को, उसकी चीज़ों को समझती नहीं है, बल्कि वर्तमान जो लीडरशिप है उसका ये यूएसपी है कि वो यंग जनरेशन के बारे में जानती है। तो देखिए, एक भारत तो एक इस तरह का है भी नहीं जिस तरह के नेपाल की स्थितियां हुई थी, और उस तरह का डिसकंटेंट, क्योंकि देखिए हमारे यहाँ एक टेस्ट लगातार चलता रहता है।
चाहे वो विधानसभाओं के चुनाव के माध्यम से हो, लोकसभा के चुनाव के माध्यम से हो, जिसको भी हो, प्रतिरोध होता है। लेकिन प्रतिरोध को विद्रोह में बदलने का कोई ऐसा मौका भारत में मुझे लगता अभी नहीं है। हालांकि तमाम वो ताकतें पूरी कोशिश करेंगी। आपको याद होगा कि बांग्लादेश के बाद किस तरह के कुछ नेताओं के बयान आए थे विपक्ष के कि भारत भी उसी राह पर जा रहा, फलाना। ये तो देखिए ये दिवा स्वप्न की तरह है। लेकिन मैं खुद ये बात को कह रहा हूं कि अगर आज भी सर्वे, क्योंकि हमारे यहाँ ये होता है ना कि जमीनी सच्चाई और जो कुछ भी अभी हो रहा है, चाहे अभी लेटेस्ट देखिए जीएसटी का जो हुआ है, तो ये चीजें क्या होती है कि जनता को ये रियलाइज करना, ये बताना चाहिए कि हो सकता है कि हम बीमारी का इलाज 100% न कर पाए हों, लेकिन हम जो इलाज कर रहे हैं उसमें कोई हमारे मन में कुछ नहीं है सिवाय इसके कि आप ठीक हो जाओ। तो जहां इस तरह की लोकतंत्र होता है, भारत में लोकतंत्र की जड़ें बहुत गहरी हैं। और इस तरह का, जैसा अरविंद भाई ने कहा कि छोटे देशों की ये जो प्रॉब्लम है ना, कि वहाँ क्या होता है कि लीडर तानाशाह बहुत जल्दी हो जाता है, और लोकतंत्र के आवरण में तानाशाही का व्यवहार। अभी ओली गए थे, जानते हैं, वहाँ चाइना में कहने लगे कि ये जो लिपू लेक दर्रे और भारत में व्यापार की बात चल रही है, ये गड़बड़ है, हमारे बिना कैसे। तो उनको सी जिनपिंग ने कहा, सुनिए, ये दो देशों का बाइलेटरल मामला है, आपका होगा तो आप उनसे सुलझाइए। अब आप सोचिए उनके उछलने का कि वो चाइना भारत में जो चल रहा है उस पर कह रहे हैं तो हमारा है और फलाना है। मतलब मेरा ये कहना है कि अरे भाई, वही नौशाद की एक लाइन है कि बज़ में दुनिया संवारने वाले, कभी घर की खबर तो ली होती, अगर घर की खबर ली होती तो आज हालत न होती। ठीक है, शंभू शाह हमारे साथ जुड़ गए, पॉलिटिकल एनालिस्ट। शंभू शाह जी, आपका आकलन भी मैं जानना चाहूंगा कि नेपाल के इस वक्त के जो हालात हैं, वहां पर जेनजीज की जो मांग थी, जिस तरीके के प्रदर्शनकारियों की डिमांड थी, वो लगभग पूरी हो चुकी है। देखिए, सोशल मीडिया पर से वहां बैन हट चुका है। इसके अलावा प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति इस्तीफा दे चुके हैं। अब भी वहां हिंसा का दौर जारी है। सवाल यह है कि आप किस तरीके के परिदृश्य में नेपाल को इस वक्त देख पा रहे हैं? ऐसा कि ये जो आंदोलन था, ये आप लोग कहीं कोई भी देखते हैं, सुनते हैं मीडिया से, कोई कहता अमेरिका इसमें है, कोई कहता है चाइना है, कोई क्या कहता है इसमें कुछ, इसमें किसी का हाथ नहीं है। इसमें हाथ सिर्फ जब से ये दो मुख्य दल नेपाली कांग्रेस और एनसीपी जब अलायंस होकर के जो सरकार बनाया, और उसी टाइम से जब प्रचंड प्राइम मिनिस्टर थे और गृह मंत्री आपको रवि लामे छाने थे राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी का, उन लोगों ने जो एक 5 बूंदे का जो उन लोगों ने ड्राफ्ट किए थे कि संविधान संशोधन करके ये करेंगे वो करेंगे करके, जो 5 बूंदे, 1 2 3 करके 5 बूंदे थे, संविधान संशोधन करके निर्वाचन प्रणाली को जो ठीक किया जाएगा, लगाए थे ऐसे 5 बूंदे थे, उसमें 1 बूंदा तक अभी तक नहीं हुआ। दूसरा बात, नेपाल में, हमारे देश में यहाँ पे भ्रष्टाचार चरम सीमा पे थे, जो बार बार संसद में विपक्षी दल का आवाज उठना, कांग्रेस जब सत्ता में थे तो एमाले उठाते थे, एमाले जब सत्ता में थे तो कांग्रेस उठाते थे, और कांग्रेस और एमाले जब सत्ता में अलायंस होकर जब सत्ता में हुए, प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को बनाया गया, तब से ये बात कांग्रेस ने भी उठाना छोड़ दिया। कांग्रेस के तो युवा पुस्ता के जो एक जो बिलोंग करने वाले महामंत्री गगन थापा और विश्व प्रकाश शर्मा, दोनों ने उठाना बंद कर दिया। जब इसका और रवि लामे छाने जो राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी, उसको जब अंदर कर दिया, जेल में भेज दिया पूर्व पक्ष के लिए, आपको क्या कहते हैं, सहकारी ठगी एक प्रकरण था, उसमें कांग्रेस का नेता भी बहुत था, एमाले के नेता भी बहुत था, लेकिन एक आपको क्या कहते हैं रिवेंज का पॉलिटिक्स करके जैसे उसको अंदर कर दिया, तो सामाजिक संजाल वगैरह सब में बहुत उलझना सरकार को हो, और सरकार ये अपना क्या कहते हैं छुपाने के लिए सामाजिक संजाल बंद कर दिया, बैन कर दिया। और सरकार ने जो बैन किया और सामाजिक संजाल से, जैसे व्हाट्सएप से ग्रुप बनाकर, यहाँ पे बिजनेस इंस्टा से ग्रुप बना, तो का जेएनजी पुस्ता अपने जो घर परिवार चलाने के लिए, अपना पढ़ाई लिखाई करने के लिए जो कर रहे थे, वो सब चुप हो गया सब। और बेरोजगारी इतना नेपाल में है, फ्रस्ट्रेट इतना है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। यही सब का एक जो विस्फोट होना था, आज न कल होना ही था, जो कल हुआ,
और अभी जो सिचुएशन है, अभी जो इसका कहीं न कहीं कनेक्शन जो है जेएनजी पुस्ता को सब अपना आइडल बालन शाह को मानने जा रहा है। बालन शाह ने अभी एक ट्वीट करके सामाजिक संजाल पे लिखा है कि बालन शाह के हाथ में कमान आने के बाद शंभू शाह सब ठीक हो जाएगा क्या? अभी तो काठमांडू के मेयर देखिए, अभी आकलन यही किया जा रहा है। जिसने आंदोलन किया है वो किसी को नहीं सुन रहा है, वो सिर्फ सुन रहा है तो बालन शाह को सुन रहा है। और बालन शाह ने अपना फेसबुक पे अपना मैसेज भी एक डाला है कि जब तक ये संसद विघटन नहीं होगा तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता, हम आर्मी से भी बात करेंगे करके बालन शाह ने एक फेसबुक पे अपना पोस्ट भी किया हुआ। तब देखिए क्या होता है अगले ये आंदोलन, जब तक बालन शाह कुछ नहीं कहता है तब तक ये आंदोलन रुकने वाले में नहीं है। अभी देखिए राष्ट्रपति जी ने जब काम चला, प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को जब बोला कि काम चला, अगले प्रधानमंत्री जब तक शपथ नहीं लेंगे तब तक यही प्रधानमंत्री और यही मंत्रिपरिषद काम चला होगा। उसके बाद बालन शाह का ट्वीट आया, उसके बाद बालन शाह ने क्या कहते हैं आपको पोस्ट किया फेसबुक पे, और वो बोला जब तक संसद विघटन नहीं होगा तब तक ताजा जनादेश में हम लोग नहीं जाएंगे, आर्मी से तब हम बात करेंगे। मैं समझ गया आपका इशारा। शंभू शाह, मैं लौटूंगा आपके पास। जेके त्रिपाठी जी, एक बहुत बड़ा सवाल ये है कि शंभू शाह, मैं लौटूंगा आपके पास। जेके त्रिपाठी जी, एक बहुत बड़ा सवाल ये है कि तमाम सारे रीजंस हो सकते हैं। नेपोटिज्म एक रीजन है, इसके अलावा बेरोजगारी एक रीजन है, घोटाले एक रीजन है, सोशल मीडिया पर बैन एक रीजन है, विदेशी दबाव एक रीजन है। एक बहुत बड़ा रीजन नेपाल की भारत के साथ दूरी को भी माना जा रहा है, ये वहां पर जो प्रदर्शन चल रहे हैं। अब बालन शाह की आपने ताकत देख ली, जिस तरीके से शंभू शाह बता रहे थे कि बालन शाह जब इशारा करेंगे तब ये सब थम जाएगा। सवाल ये है कि अब नेपाल और भारत के बीच आगे आप किस तरीके की केमिस्ट्री देख पा रहे हैं? देखिए, मेरे ख्याल से अनुराग जी, भारत और नेपाल के बीच में अब संबंध सुधरेंगे ही, बिगड़ेंगे नहीं, ऊर्ध्वगामी ही होंगे। क्योंकि कोई भी पार्टी की सरकार हो, चाहे ओली थे या प्रचंड थे या देउबा थे, सबको ये पता है कि एट द एंड ऑफ द डे भारत नेपाल के लिए अभी भी एक लाइफलाइन है। और ये कटु सत्य ऐसा है कि जिससे कोई भी सरकार जिसको नकार नहीं सकती। नेपाल ने बड़े कोशिश की कि चीन के साथ अपने ये लाइफलाइन बनाएं, ईस्टर्न चीन से ले आके लासा से फिर काठमांडू तक रेल आए और नेपाल को सप्लाई उधर से सप्लाई लाइन हो, लेकिन हुआ नहीं। तो अभी भी निकट भविष्य क्या मेरे ख्याल से दूरगामी भविष्य में भी अभी भी नेपाल की सप्लाई लाइन जो लाइफ लाइन भारत ही है, इसको कोई इनकार नहीं कर सकता। तो नेपाल को कमोवेश जैसे मालदीव को आना पड़ा पास में, ऐसे ही नेपाल भी आएगा। एक चीज़, दूसरी चीज़ जहाँ और जैसा रामकृपाल जी ने कहा या मोहन साहब ने कहा कि ये छोटे देशों की मानसिकता है, जिसको हम कहते हैं अंग्रेजी में बिग ब्रदर सिंड्रोम, कि वो कहते हैं बड़े भाई की तरह ये हमारे ऊपर दादागिरी करते हैं, लेकिन अंत में उन्हें बड़े भाई की ही बात माननी पड़ती है। और जहाँ तक भारत की बात है, देखिए भारत का रुख साफ है कि नेपाल का आंतरिक मामला है, हम इसमें दखल नहीं देंगे। हम उम्मीद करते हैं कि नेपाली इस मामले को अपने आप ही शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाएंगे और हिंसा खत्म होगी। साथ ही हमने देखिए सीमा सुरक्षा बल की तैनाती बढ़ा दी है वहाँ, उनको ज़्यादा अलर्ट कर दिया है। और हम नेपाल में जो योजनाएं चला रहे हैं उसको तो हम चलाते ही रहेंगे, उसमें थोड़ी बढ़ोतरी ही बल्कि करनी चाहिए और करेंगे भी निकट भविष्य में, क्योंकि नेपाल के साथ हमारा जैसा कहते हैं रोटी बेटी का संबंध है जी। तो एक सिर्फ काल्पनिक लाइन खींच देने से लोगों के बीच में संबंध खत्म नहीं हो जाते। तो ये भारत की का भी यही लाइन ऑफ एक्शन रहेगा, लाइन ऑफ थॉट रहेगा। और नेपाल को तो देर सबेर, चूँकि राष्ट्रीय हित से ही देशों के संबंध बनते हो, नेपाल का राष्ट्रीय हित इसी में है कि भारत के साथ अच्छे संबंध बनाए रखें। ठीक है, आप कुछ कहना चाह रहे हैं जी? हाँ, नहीं, मैं केवल ये कहना चाहता हूँ कि पूरी दुनिया में एक चीज़ देख लीजिए, जब एक नेचुरल अलायंस जो होता है, जिसको हम सिर्फ इसलिए नहीं कि हम सिर्फ विकास और आर्थिक, कल्चरल, सदियों से आप ये देखिए ना कि सांस्कृतिक रूप से हम कल्चरली किससे जुड़े हुए हैं, पूरा नेपाल किससे जुड़ा हुआ है,
और हमारा वहाँ पर रहा। तो जब भी आप धारा को मोड़ना चाहेंगे, ये मैंने प्रवृत्ति देखी है, कुछ नेता जो मतलब इज्म वाले होते हैं, वो सोचते हैं कि ये तो चाहे वो मार्क्सिस्ट हो चाहे जो भी हो, वो सारे प्रयोग दुनिया में फेल हो रहे हैं। और केवल ये मान करके कि आप एक कल्चरल आइडेंटिटी जो रही है, एक कल्चरल जुड़ाव जो भारत नेपाल का रहा है, उस धारा को मोड़ने की जो कोशिश हुई है, वो मैं कहता हूं चलो उसमें कुछ सफल होते, लेकिन आपने दिया क्या? आप बार बार उस चीज को एक जो पतली सी एक लकीर है उसको आप गहरी खाई में बदलने की कोशिश कर रहे हैं, और जनता को आप देख कुछ नहीं रहे हैं। बगल में पड़ोसी जो आपका देश भारत है वो प्रगति कर रहा है, तो इसका भी एक डिस्कंटेंट होता है जो जितने। ठीक है, एक खेमनाथ आचार्य जी से मेरा एक सवाल है, नेपाल से हमारे साथ सीनियर लीडर नेपाल जनता पार्टी से जुड़े हैं। हमने बांग्लादेश के हालात देखे थे और वहां पर भी जो प्रदर्शनकारी थे उन्होंने वहां की अंतरिम सरकार के मुखिया के तौर पर मोहम्मद यूनुस के नाम पर सहमति जताई थी। अब बारिन शाह की मांग हो रही है और आप ये कह रहे हैं कि ओली निष्क्रिय थे, विदेशी ताकतों के आगे कठपुतली बन गए थे। इस बात की क्या गारंटी है कि जैसे मोहम्मद यूनुस कठपुतली बन गए वैसे बारिन शाह नहीं बन जाएंगे? इसमें भविष्य तो गर्भ में ये कोई नहीं जानता है, लेकिन अभी देखने को क्या मिलता है कि अभी यह विषय छेड़ी भी हुई है। जो कम्युनिस्ट और कांग्रेस का जो सरकार था अगले, तो वो लोग नेपाल का जो कल्चरल है, जो आइडेंटिटी है नेपाल का, नेपाल तो प्रकृति पूजक, दर्शन पूजक और मूर्ति पूजक का संगम है। ये तो सनातन का आइडेंटिटी तो सनातन है ना नेपाल का जी। तो उसको कहीं ना कहीं इन्होंने समाप्त कर लिया है। और जो बालेन अभी मेयर जो है वो ये कल्चर को भी स्वीकारता है, युवा सिर्फ नहीं है। ये जो परंपरा है नेपाल का, जो आइडेंटिटी है हिंदू राष्ट्र, हिंदुत्व, तो उसको भी कहीं ना कहीं वो एक्सेप्ट करता है, स्वागत करता है, तो उसको भी प्रतिनिधित्व करता है। एक विषय है। दूसरा क्या है कि वो खुद लोकप्रिय लीडर भी है और वो खुद युवा भी है, वो युवा है और लोकप्रिय भी है। और दूसरा क्या है कि वो डेली वेयर भी पब्लिक को दे रहा है। काठमांडू में जब मेयर हो गया तो उन्होंने जो काठमांडू का जो स्वरूप है थोड़ा बदल दिया, इसलिए वो आशा के किरण से युवा लोग देखते हैं। अगर वो उसने आह्वान अभी बात तो आ गया, तो आह्वान करने से लगभग 16-17 मिनट में लगभग 27-28 लाख लोगों ने उसका न्यूज देख लिया था, इतना पॉपुलर है वो। तो इस कारण से भविष्य के तरफ युवा लोग उनके तरफ देख रहे हैं। ठीक है, यहाँ अरविंद मोहन जी, एक जो जिक्र किया गया कि भाई भारत में भी इस तरीके की चिंगारी भड़काने की कोशिश तो नहीं की जा रही, क्योंकि बांग्लादेश जब हुआ तो हमने देखा कि भाई किस तरीके से कहा गया कि भारत भी अब बांग्लादेश के रास्ते पर है। हो सकता है कि वही विपक्षी अब नेपाल का भी उलाहना देने लगे कि भारत नेपाल के रास्ते पर है। सवाल यह कि कोशिशें यहाँ पर भी हुई हैं, शाहीन बाग हमने देखा था, इस तरीके की कोशिशें यहाँ पर हुई हैं लेकिन नाकाम कर दी गई। उसके पीछे की वजह क्या है? पॉलिटिकल विल, जिस तरीके से हमारी सरकार हर वर्ग को समझ पाती है, या फिर विदेशी दबाव में नहीं आती? इसकी क्या वजह आप मानते हैं? आपने कहा शाहीन बाग नाकाम कर, मैं मानता हूं नाकाम हो गया। अगर डेमोक्रेसी ठीक से फंक्शन करेगी तो जो नाराजगी है वो सामने आएगी और उसका समाधान होगा। पार्टी होना चाहिए, स्ट्रक्चर होना चाहिए, पार्टियों के बीच विचारधारा का फर्क होना चाहिए, क्योंकि चॉइस जब तक डेमोक्रेसी में नहीं होगा तब तक यही दुर्गति होती रहेगी। और बांग्लादेश में हमने देखा है कि एक बड़े ईमानदार और काबिल आदमी को ले आके ऊपर रख दिया गया। क्या उनकी दुर्गति हो रही है वहाँ? अगर नेपाल में भी उसी के, मैं अभी काठमांडू गया था थोड़े दिन पहले, इतना साफ सुथरा बढ़िया शहर कि मुझे खुद देख के तो हैरानी हो रही थी कि काठमांडू इतना अच्छा है। हम दिल्ली में उस कंपैरिजन में उतनी सफाई नहीं, के बाद जैसे तैसे तो वही कह रहे हैं। तो एक आदमी से एक शहर चल सकता है, कुछ दिन चल सकता है, लेकिन वो पूरे लोकतांत्रिक सिस्टम को चला लेगा और स्टेब्लिश कर लेगा, इसके लिए उसके अंदर जिगरा लंबा चाहिए, उसके पास संगठन लंबा चाहिए। लेकिन छोटे देशों की दिक्कत ये है कि एक फाइनेंस बड़ा जैसे ही आता है बड़े देशों से, जैसे आज नेपाल पर चीन का कर्जा इतना ज्यादा है, एक अमेरिकी सहायता या एक यूरोपियन यूनियन की सहायता इतनी बड़ी हो जाती है नेपाल के लिए कि उसकी सारी पॉलिसीज गड़बड़ हो जाती है। भारत की तरफ से जो शिकायत होती रही है वो असल में
इन सब चीज़ों की नहीं है। भारत की वजह से सिर्फ ये शिकायत होती है कि भारत बड़ा भाई बन के कुछ रौब दिखा रहा है और बराबरी का ट्रीटमेंट, और एक स्वतंत्र देश कई सौ साल से अपना चला रहा है, आप उसको बराबरी का ट्रीटमेंट देने की जगह बड़ा भाई वाला रौब दिखाते हैं और उस हिसाब से नहीं तो अगर कर्जा माफ करने के लिए किसी का सहयोग सामने आ गया किसी किसी भी देश का, तो फिर भारत बड़ा भाई कैसे बन पाएगा? तो इसका मतलब नहीं, इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत की तरफ कोई उंगली कहीं से उठती नहीं दिखाई दे रही है, जो उठ भी रही है वो दूसरी तरफ जा रही है। तो इसलिए ये एक गुंजाइश अभी नेपाल में होगी कि नेपाल अपने दम पे खड़ा हो और उसको चौतरफा सपोर्ट हो और सबसे करीबी रिश्तेदार और पड़ोसी होने का और ऐसा रिश्ता रखने के चलते हमसे वो मांगे, हम उसको सपोर्ट दें, जो प्रोग्राम चल रहे हैं उनको चलाएं। और लेकिन अब नेपाल के लिए मुश्किल होने वाली है क्योंकि सारी पार्टियां और सारी लीडरशिप अभी दागदार हो चुका है। इस तरह से पिटे हैं, मार खाए हैं, घर जला है, कोई भागा। तो इसके बाद अब डेमोक्रेटिक सिस्टम को वापस ले आना, पार्टी सिस्टम को जमाना, नेपाल के कॉन्स्टिट्यूशन में काफ़ी अच्छे प्रोविजन बने आखिर में आके, इवन प्रोपोर्शनल कुछ हिस्से उसमें दिए गए हैं, लेकिन इन सब के बाद भी उनको चलाया जिस तरह से गया है और जिस तरह से जोड़ तोड़ और विदेशी ताकतों का भारत विरोध के नाम पे हमने देखा है किस तरह से वहाँ के नेता चीन की तरफ और दूसरी तरफ अपनी सारी पॉलिसी को झुकाते रहे। तो ये सब जो खेल चला है उसने ये दुर्गति की है। चलिए भाई, ये खेल किस मोड़ पर जाएगा और वहां से किस मंजिल का रास्ता तय करेगा, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। राजनीतिक परिदृश्य के हिसाब से भी, जियोपॉलिटिक्स के हिसाब से भी, ये तमाम मुद्दे जो हैं, ये तमाम सवाल कि नेपाल का भविष्य क्या होगा, ये अपने आप में अभी भविष्य की गर्त में है। हालांकि दावे किए जा रहे हैं नेपाल के मेहमानों की तरफ से कि बहुत जल्द वहाँ हालात अब सुधरेंगे क्योंकि जो तमाम इस्तीफे थे वो वहाँ हो चुके हैं और नई पॉलिटिकल रिजीम जैसे ही आएगी तो वहाँ पर हालात सुधरेंगे और भारत के साथ भी नए रिजीम के संबंध बेहतर होने की उम्मीद जाहिर की गई है। तो यही उम्मीद हम करते तमाम मेहमानों का आज की डिबेट में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। आप सभी दर्शकों का ताल ठोक के देखने के लिए बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहूँगा। कल शाम 5 बजे फिर जुड़ेंगे ताल ठोक के में। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। मुझे अभी के लिए इजाज़त दीजिए।